हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर 2 का एग्जाम्स आ ही चुका है, बहुत ही करीब है। तो हमने लेबर का वन शॉट ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है, उसको प्लीज 2 घंटे में कंप्लीट कर लीजिए। आज जो हम लोग वन शॉट करने वाले हैं, आज हमारा मेन मुद्दा रहेगा कॉस्ट सीट का। लेबर और कॉस्ट सीट को हम लोग इंग्लिश के एग्जाम के पहले खत्म कर देना चाहते हैं। अब कॉस्ट सीट के 3 पार्ट आएंगे, या कम से कम 2 पार्ट तो आएंगे ही आएंगे। ये हमारे बेटा पार्ट ए है, ये हमारा पार्ट ए है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको ये जो कॉस्ट सीट वाला चैप्टर है, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आज तक आपने कॉस्ट सीट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हो, फिर भी आप लोगों को दोस्तों इस 3 दिनों में या इस 2 दिनों में मैं कॉस्ट सीट के बारे में बता दूंगा। आज का ये जो लेक्चर है, ये 2 से 3 घंटे चलेगी। फिर कल का लेक्चर एक आएगा, फिर उसके बाद वाला दिन कम से कम हमारा 2 क्लासेस तो लगने वाला है कॉस्ट सीट का, लेकिन 3 क्लासेस भी लग सकता है। तो दोस्तों, वन शॉट में आप लोग का स्वागत है। कॉस्ट सीट के वन शॉट में आप लोग का स्वागत है, जिसको प्यार से हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कॉस्ट सीट और कॉस्ट स्टेटमेंट दोनों ही चैप्टर का नाम है, ठीक है। आइए हमारे साथ, लेकिन लिखना पड़ेगा। पेन, कॉपी, कैलकुलेटर सब लेके बैठ जाइए फटाफट से। और मैं भी यहाँ पे अपना कैलकुलेटर, पेन, कॉपी सब कुछ लेके बैठ जाता हूँ, आप लोग भी बैठ जाइए। अपना कैलकुलेटर अपने पास ही रखिएगा, बिकॉज ये चैप्टर जो है कैलकुलेटर के बिना होने नहीं वाला है। कॉस्ट का कोई भी चैप्टर जो है वो कैलकुलेटर के बिना होने नहीं वाला है, ठीक है। ये थियरी सब्जेक्ट्स आपका नहीं है कि एवे ही हो गया। तो आइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट सीट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट सीट को हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आइए सबसे पहले लिखिए इसका मीनिंग। मीनिंग लिखिए इसका ए नंबर पॉइंट में। सबसे पहले मीनिंग लिखिए, मीनिंग ऑफ कॉस्ट सीट। ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कैसा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है भैया, ये हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, लिखिए कॉस्ट सीट, लिखिए कॉस्ट सीट, लिखिए कॉस्ट सीट इज ए कॉस्ट टेक्निक। अगर आप मेरे ये 2-3 क्लास को फॉलो कर लोगे ना, तो ये 15 से 25 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। मेरे कोई भी चैप्टर आप फॉलो कर लोगे तो आपके मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन फॉलो अगर नहीं करोगे तो कुछ भी सिक्योर नहीं होगा। तो आइए चुपचाप बैठ बैठ के लिखिए, जो मैं लिखवा रहा हूं वो सब सब लिखिए। कॉस्ट सीट इज ए कॉस्ट टेक्निक, इज ए कॉस्ट टेक्निक। कॉस्ट सीट इज ए कॉस्ट टेक्निक followed by followed by manufacturers, followed by manufacturers to find cost of goods produced, to find cost of goods produced, ठीक है। कॉस्ट सीट कौन बनाता है? कॉस्ट सीट मैन्युफैक्चरर लोग बनाता है, कि कितने का गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, कितने का गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है वो जानने के लिए एक मैन्युफैक्चरर क्या बनाता है? कॉस्ट सीट बनाता है। एक मैन्युफैक्चरर कॉस्ट सीट बनाता है कि आखिरकार कितने का गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब सब जानने के लिए, ये सब सब जानने के लिए कि कितना प्रोडक्शन असल में हुआ है। अब बात करेंगे फॉर्मेट का, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2-3 पेज फॉर्मेट रूल टान के रखिए। कम से कम 2-3 पेज, कम से कम 2-3 पेज लाइन टान के रखिए, ठीक है। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट कैसा होगा। बी नंबर में हम आपको सिखाने वाले हैं बेटा जी, फॉर्मेट। फॉर्मेट फॉर्मेट कैसा होगा? ऊपर में आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जरा समझने की कोशिश कीजिए। और उसके नेक्स्ट लाइन में लिखोगे फॉर द मंथ या फिर ईयर एंडेड। जो वो ईयर रहेगा, जो वो साल रहेगा, उस साल का नाम, ठीक है। फॉर्मेट में 3 कॉलम रहेंगे। कितने कॉलम बेटा? 3 कॉलम रहेंगे। एक पर्टिकुलर और 3 कॉलम। एक पर्टिकुलर 3 कॉलम, एक माँ 3 बच्चे, वैसे ही एक पर्टिकुलर 3 कॉलम।
ओके। एक में आप लिखोगे यहां पे पर्टिकुलर, दूजे में लिखोगे आप डिटेल्स, अब तीजे में लिखोगे अमाउंट, और चौथे में आप लिखोगे कॉस्ट पर यूनिट। क्या? कॉस्ट पर यूनिट। चौथा में लिखोगे कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। पर्टिकुलर, डिटेल्स, अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट। जरा फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं वो सीख जाओ तुम लोग। अपने से उस्तादी मत मारना, अपने आप को होशियार मत समझना, तुम बिल्कुल भी होशियार नहीं हो। टीचर को बोलने दो। आप लोग बोल सकते हो कि सर 11 12 में पढ़े हम बहुत होशियार है, कुछ भी नहीं आता। फिर भी अभी एक फॉर्मेट का एक चीज पूछ लेंगे, वहीं पे तुम एकदम चुप हो जाओगे। इसीलिए सीखो, मैं जो सिखा रहा हूं आप लोगों को सीखो। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग निकालते हैं वो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट में बड़ा कर लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं। लॉक का ऑप्शन कहाँ है? थोड़ा सा मैं फॉर्मेट को बड़ा कर लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। आप लोग भी फॉर्मेट जो है, बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को कि फॉर्मेट कम से कम 2 पेजेस का होना चाहिए। कम से कम 2 पेजेस का, 2 पेजेस से ज्यादा भी लग सकता है। इसीलिए बना के रखो पहले से। बार बार अगर फॉर्मेट बनाने बैठोगे तो नहीं होगा ना। क्या हो रहा है? ग्लिच हो रहा है क्या? 1 मिनट गाइस, कुछ ग्लिच हो रहा है। हम्म। चलो आ जाओ, बनाते हैं, आ जाओ। सबसे पहला पार्ट जो बनता है वो बनता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बनता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग बनाएंगे उसका नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। और भीतर का कॉलम, भीतर का कॉलम मतलब डिटेल्स वाला कॉलम। भीतर का कॉलम में आप क्रॉस, ठीक है, भीतर का कॉलम में आएगा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। फिर उसके साथ आप ऐड करते हो, उसके साथ आप ऐड करते हो परचेज ऑफ मटेरियल। क्या भैया, क्या ऐड करते हैं? वापस बोलिए सर, वापस बोलिए। परचेज ऑफ मटेरियल ऐड करते हैं बाबूजी, उसको भी यहां, ठीक है। उसके साथ आप ऐड करते हो कैरेज इनवर्ड। अगर कुछ कैरेज इनवर्ड है तो उसको भी ऐड करते हैं। सबसे पहला पार्ट में भैया निकालते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रहता है, परचेज ऑफ मटेरियल रहता है, कैरेज इनवर्ड भी ऐड करते हैं, उसमें कैरेज इनवर्ड भी ऐड करते हैं। या फिर ब्रोकरेज भी लिखा जा सकता है। क्या? ब्रोकरेज भी लिखा जा सकता है, कैरेज इनवर्ड के बदले में ब्रोकरेज भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसको करने के बाद यहां पे कुछ अमाउंट आएगा, आएगा ना जी? अरे बुर्बक बोलो ना तुम, बोलो, आएगा ना जी? उसमें से हम लोग लेस करेंगे मटेरियल रिटर्न्ड। कुछ भी मटेरियल अगर रिटर्न हुआ है उसमें से हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे, ठीक है। या एडिशनल यूजेस ऑफ मटेरियल, मतलब कुछ दूसरा यूज, अदर यूज ऑफ मटेरियल हो गया। एडिशनल यूजेस ऑफ मटेरियल अगर है उसको भी हम लोग उसमें से लेस करते हैं। एडिशनल यूजेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, डन, क्लियर है। अब ये फॉर्मेट हम खुद नहीं बना रहे हैं, ये फॉर्मेट बुकिश फॉर्मेट है जिसको आपको याद करना है। याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? फॉर्मेट आपको याद करना है। और उसमें एबनॉर्मल लॉस भी लेस होता है। उसमें क्या, एबनॉर्मल लॉस भी लेस होता है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल भी लेस होता है, मतलब मान लीजिए मटेरियल चोरी हो गया या नुकसान हो गया, वो सब भी लेस होगा। मटेरियल मान लीजिए चोरी हो गया, नुकसान हो गया, वो सब भी बाबू लेस होगा, लेस होगा, उधर लेस होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ अमाउंट निकलेगा, वो अमाउंट इस कॉलम में आप लिख दोगे, वो अमाउंट यहां पे आप लिख दोगे, किधर? इस तरफ। और ये कॉस्ट पर यूनिट भी में भी कुछ आएगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालना है, क्या निकालना है, सब सम्स में बताएंगे, सम्स में।
ये जो कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम है ना, उसका क्या करना है, कैसे निकालना है, किस पद्धति से निकालना है, सब कुछ बताएंगे सम्स में। सम्स का इंतजार कीजिए उसके लिए। अभी फॉर्मेट सीखिए आप लोग, फॉर्मेट। तो सर क्या निकाले, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहले पहले हम लोग निकाले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहला पार्ट में हम लोग निकाले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाले सर, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेस, एड कैरेज इनवर्ड, लेस मटेरियल रिटर्न, लेस एडिशनल यूजेस ऑफ मटेरियल, लेस एबनॉर्मल यूजेस ऑफ मटेरियल। ठीक है सर। फिर हम लोग लेते हैं बाबूजी, फिर हम लोग लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों मिलके बनता है प्राइम कॉस्ट। क्या बाबू, प्राइम कॉस्ट में तीन संगम है। प्राइम कॉस्ट का तीन संगम है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों मिलके बनता है प्राइम कॉस्ट। तो इसके बाद वाला जो हेड आएगा दोस्तों, आप तालियों से स्वागत कीजिए उसका, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, जिसको हम लोग प्यार से प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्यार से प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। तो प्रोडक्टिव वेजेस लिखा हुआ रहे ना, तो घबराना नहीं, ठीक है, घबराना नहीं। ये भी आएगा इधर, डायरेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर इधर उतना छाट छूट नहीं है। डायरेक्ट वेजेस का डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ रहेगा। फिर क्या आएगा भैया, डायरेक्ट वेजेस जैसे आया, अब आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट क्या सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, ठीक है, क्लियर है। और इसका जो टोटल होगा, इसका टोटल किसका, ये जो तीन तीन जने का टोटल हो रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेजेस, इसका जो टोटल होगा, उस टोटल को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। आज तक तो भैया सीखे नहीं थे ग्रॉस प्राइम कॉस्ट क्या होता है। हाँ, एक एक टर्म होता है, यूनिवर्सिटी का है ना, ये स्टैंडर्ड अलग है भाई, क्लास 11 12 में नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। इसको आप जो ऐड करोगे ना, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। क्या बनेगा, ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। लिखो यहां पे, ग्रॉस प्राइम कॉस्ट, ठीक है, डन। अच्छा, कभी कभी ना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कभी कभी आप लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्ट सीट आ गया ना अभी। कभी कभी प्राइम कॉस्ट के बाद ही, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर ही आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट के बाद ही, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर आप लोगों को कभी कभी क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, ठीक है। अब वो चीज समझ में ही आपको पता चलेगा कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर ही आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे, उसके बाद लिखोगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब WIP, एडजस्टमेंट फॉर WIP एट प्राइम कॉस्ट, एट प्राइम कॉस्ट, ठीक है। एट एट व्हाट सर, प्राइम कॉस्ट, एट प्राइम कॉस्ट। ओके, आइए। इसमें क्या क्या आएगा सर, इसमें क्या क्या आएगा, ये क्या किया जाएगा, इसका क्या किया जाएगा बताइए सर। इसके सब हेड में, इसके सब हेड में आएगा ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कर दीजिए डिटेल्स के कॉलम में, और अमाउंट के कॉलम में निकालिए सीधा, अमाउंट के कॉलम में निकालिए सीधा, ठीक है, अमाउंट के कॉलम में निकालिए सीधा, ठीक है। और यहाँ आएगा तो यहाँ भी आएगा, कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा, यहाँ आएगा तो यहाँ भी आएगा, कॉस्ट पर यूनिट इसका निकालना पड़ेगा। डन, क्लियर है। और इसका अमाउंट निकाल दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्राइम कॉस्ट, ये बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। अगर एडजस्टमेंट ना करना रहा तो यहीं पे इसी इसी पॉइंट पे प्राइम कॉस्ट बन जाएगा, ग्रॉस प्राइम कॉस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट करना पड़ा तो ये जो पॉइंट है यहां पे बनेगा आपका प्राइम कॉस्ट, यहां पे आपका बनेगा प्राइम कॉस्ट, इसको आप बोलोगे प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट त्रिवेणी संगम है। क्या है, त्रिवेणी संगम, मतलब तीन तीन जगहों से मिलता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, याद रखिएगा प्राइम कॉस्ट तीन जगहों से बनता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन तीन चीज को मिला के प्राइम कॉस्ट बनेगा आपका बाबूजी।
ये तीन चीज को मिला के प्राइम कॉस्ट बनेगा आपका बाबूजी, ठीक है। चलिए, अब सब कुछ तो हो गया। अब डायरेक्ट खर्चा तो लिख दिया हम लोग, अब इनडायरेक्ट खर्चा लिखना चालू करेंगे। अब इनडायरेक्ट खर्चा लिखना चालू करेंगे। अब इनडायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट खर्चा तो लिख दिए भाई, हो गया ना। अब इनडायरेक्ट खर्चा लिखना चालू करेंगे। अब हेडिंग दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का खर्चा मतलब इनडायरेक्ट खर्चा आप लिखना चालू करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें आएगा सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। लिखते जाइए। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। लाइटिंग एंड पावर, मतलब जो भी फैक्ट्री का खर्चा है ना वो सब सब आएगा। लाइटिंग एंड पावर, फ्यूल, फ्यूल, कोल, कोक, फ्यूल, कोल, कोक, एक्सेट्रा, फ्यूल, कोल, कोक, एक्सेट्रा। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। और ये अगर निकलेगा तो कॉस्ट पर यूनिट भी निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये निकलेगा, अरे भाई अमाउंट निकलेगा तो कॉस्ट पर यूनिट भी निकलेगा। कैसे निकाला जाता है वो सब सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब इसका टोटल कीजिए ऐसे, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया हमारा। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या आएगा देखिए। आप लोग लिख लिख रहे हो ना, देखिए सबसे पहले पहले क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पॉज करके लिख लो। फिर क्या है, डायरेक्ट वेजेस, फिर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्राइम कॉस्ट निकाले। फिर हम लोग एडजस्टमेंट फॉर डब्ल्यूआईपी एट प्राइम कॉस्ट निकाले। एडजस्टमेंट करना पड़ता है कभी कभी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहे, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहे कि प्राइम कॉस्ट का एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, दैट्स इट, प्राइम कॉस्ट आपका निकल जाएगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग सारा का सारा खर्चा लिखे, इसको पॉज करके लिखो, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड का अगर एडजस्टमेंट बोलेगा देन वो भी हम लोग करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हम लोग को एडजस्टमेंट बोल सकता है, देन वो भी हम लोग करेंगे नॉर्मली, ठीक है। देन वो भी हम लोग करेंगे नॉर्मली। तो लिखिए एडजस्टमेंट फॉर, सब सिखा देंगे, सीखोगे सब सिखा देंगे। लिखो एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर डब्ल्यूआईपी एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडजस्टमेंट फॉर डब्ल्यूआईपी एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो सर इसका एडजस्टमेंट कैसे निकाले, वही ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बस। लेस स्क्रैप वैल्यू, लेस स्क्रैप वैल्यू। तो अब अमाउंट ऐसे निकाल दीजिए, बस हो गया। ओके, अब इसको प्लस करके बाहर अगर निकालोगे ना तो ये हो जाएगा आपका वर्क कॉस्ट। क्या हो जाएगा, वर्क्स कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा, इसको, इसका आप क्या नाम दोगे, वर्क कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, ऐसे वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट हो जाएगा।
और ये निकलेगा तो ये भी निकलेगा, सीधा सा बात है, कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट भी निकलेगा। अगर अमाउंट निकलेगा तो कॉस्ट पर यूनिट भी निकलेगा, अगर दूसरा कॉलम में निकल रहा है तीसरा कॉलम भी निकलेगा, बात खत्म। अच्छा, अब क्या लिखेंगे सर? अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम लोग को लिखना पड़ेगा। आइए फटाफट से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अब लिखते हैं। अब नेक्स्ट हेड आपका है दोस्तों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? जैसे सबसे पहले आएगा ऑफिस रेंट, ठीक है, ऑफिस रेंट। फिर ऑफिस सैलरी, मैनेजर सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, मैनेजर सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब ऑफिस रिलेटेड जितना भी खर्चा है सारा का सारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। अदर ऑफिस एक्सपेंस, अदर ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। यही सब सारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या है? खर्चा है। ये सब सारा क्या है? खर्चा है। ओके, ओके, इसको जस्ट बाहर निकालिए, यहां पर भी आएगा और अमाउंट को बाहर निकालिए, ये हमारा निकलेगा, ये स्टेज से हमारा निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये स्टेज हमारा निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फॉर्मेट को बड़ा कीजिए। ओके, फिर इसका भी कभी कभी एडजस्टमेंट निकालने बोल सकता है क्वेश्चन में, जो जिसका भी एडजस्टमेंट हम लोग को निकालने बोलेगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम कॉस्ट का निकालने बोलेगा, प्राइम कॉस्ट का निकालेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का निकालने बोलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड का निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का निकालने बोलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी कभी कभी एडजस्टमेंट हम लोग का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भैया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फिनिश्ड गुड्स, मतलब ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हो चुका है, फिनिश्ड गुड्स पे निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश्ड गुड्स, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश्ड गुड्स। इसका एडजस्टमेंट कैसे निकाले भैया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, डन। ओके, और ये अमाउंट ऐसे करके लिख दीजिए, इसको बाहर भी कर दीजिए। यहां आएगा तो यहां पर भी आएगा, अमाउंट में आएगा तो कॉस्ट पर यूनिट भी आप निकालोगे ही निकालोगे, सिंपल सा बात है। जब सम्स कराएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, अभी तो फॉर्मेट सिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर अमाउंट हम लोग निकालेंगे, अमाउंट निकाल लिए यहां पे, इसका नाम हम लोग रखे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। व्हाट सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका हम लोग नाम रखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। फिर फिर नेक्स्ट हेड आएगा जिसका नाम है दोस्तों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फिर नेक्स्ट हेड आएगा जिसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरीज। दूसरा आएगा सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन। सेल्समैन सैलरी, दूसरा आएगा सेलिंग कमीशन।
फिर तीसरा आएगा डिलीवरी एक्सपेंसेस हो गया, डिलीवरी एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। फिर चौथा आएगा आपका डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी डिलीवरी वैन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आता है। ये सब सब क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आता है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आता है, कैरेज इनवर्ड स्टार्टिंग में आता है, कैरेज आउटवर्ड बाहर, यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड, ये भी आएगा। फिर एडवर्टाइजमेंट भी आता है, लिख दीजिए एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, डन। एडवर्टाइजमेंट के बाद रॉयल्टी ऑन सेल्स भी आएगा यहाँ पे, रॉयल्टी ऑन सेल्स, ठीक है। सेकेंडरी सेकेंडरी पैकिंग भी आएगा, बस इसको ये करके बाहर, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट भी आएगा बाहर, है ना, ठीक है, डन, ओके। फिर इसका अमाउंट निकालिए यहाँ पे, इसका अमाउंट निकलेगा, ये जो अमाउंट निकलेगा इसका नाम रहेगा नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या नाम रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका नाम रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका नाम रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, या फिर टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, आइदर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल रहे हो या फिर टोटल कॉस्ट भी बोल रहे हो, क्या दिक्कत है, सेल्स सेम सेम है, ठीक है, सेम सेम है, ओके, ओके। हम्म, अब देखिए, अब इनमें आप या तो प्रॉफिट होगा तो आप जोड़ोगे, लॉस होगा तो घटाओगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे, और जो फाइनल आउटकम आएगा उसका नाम आप डालोगे सेल्स, फाइनल आउटकम जो आएगा उसका नाम आप डालोगे सेल्स, कॉस्ट शीट कंप्लीट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो आप प्लस करोगे, लॉस होगा तो आप लेस करोगे, और जो फाइनल आउटकम रहेगा वो रहेगा आपका सेल्स, सेल्स निकलेगा आपका, आपका बेसिकली यहाँ पे आपका सेल्स निकालना है, सेल्स आपको बेसिकली यहाँ पे निकालना है, ठीक है, डन। तो कॉस्ट शीट हमारा डन हो गया बेसिकली। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए आप मेरे साथ, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए, we need we need we need percentage of profit on cost to calculate profit, we need percentage of profit on cost, we need percentage of profit on cost to calculate profit, ठीक है। we need percentage of profit on cost to calculate profit, मतलब हमें ऑन कॉस्ट पे, ऑन कॉस्ट का जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज चाहिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। हमें इसका प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए, हमें इसका प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए इसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, डन, ओके। वी नीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पे प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है वो चाहिए हम लोगों को प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, इफ इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज गिवन, on sale is given, then convert it to percentage of profit and cost, then convert it to
percentage of profit and cost. Then convert it to percentage of profit on cost. Percentage of profit on cost. Done? Clear है? अब देखिए इसका रूल्स क्या है, बेसिकली रूल्स रूल्स क्या, देखिए रूल्स लिखिए। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर रहा, मान लीजिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर रहा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर रहा, हम लोग क्या करते हैं तब? हम लोग प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 करते हैं, प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रहा, हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, देन क्या करेंगे, देन क्या करेंगे बताइए आप लोग? प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100 कर देंगे, प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में समझिए आप लोग, 30% ऑन सेल्स ऐसे दिया हुआ है, 30% ऑन सेल्स ऐसे ऐसे दिया हुआ है, 30% ऑन सेल्स ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको पहले इस वाले फॉर्मूले में लिखिए। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना बताइए? प्रॉफिट है 30, और सेल्स को हम लोग 100 ही पकड़ते हैं, सेल्स को हम लोग 100 ही पकड़ते हैं, 30/100, 30/100। ठीक है, 30/100। इसको अगर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो, इसको अगर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो, इसी चीज को अगर हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? कॉस्ट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये तो सेल्स पे है, ये तो सेल्स पे है, लेकिन हमें कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? 30 डिवाइड बाई कॉस्ट क्या होगा? 100 माइनस 30। कॉस्ट क्या होगा? 100 माइनस 30। ठीक है, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट होता है कि नहीं, बताओ? तो 30/70 हो जाएगा इसका आंसर, 30/70 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट में कैसे कैसे कन्वर्ट करें? 30/100 को कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करें? ये 30/70 ऐसे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी प्रकार से, अगर मान लीजिए 20% ऑन सेल्स दिया हो, अगर मान लीजिए 20% ऑन सेल्स दिया हो, देन हम लिख देंगे 20/100 प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय सेल्स। और इसे अगर, ये तो सेल्स का लिखे हम लोग, लेकिन इसे अगर हम लोग को कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो, देन हम लोग क्या करेंगे? 20/80। ठीक है, 20/80 ये हमारा कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली हम लोग को यही करना है, यही करना होता है हम लोग को। ओके, इतना आप लोग समझ गए? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम लोग। आइए, अब आइए पॉइंट नंबर सी। सी पॉइंट लिखिए, सी पॉइंट, सी सी पॉइंट नंबर सी। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, की क्लोजिंग स्टॉक को किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा और कितने मेथड से क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाता है, आपको बस समझना है, जानना है, और उसके बाद हम लोग सम्स तो बनाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कितने तरीके से वैल्यू कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, द क्लोजिंग स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, the closing stock of finished goods, the closing stock of finished goods can be valued, can be valued in four ways, in four ways, in four ways, in four methods, ways नहीं, methods। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का 4 मेथड है, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का बेटा 4 मेथड है, चार्टो मेथड है, चार्टो मेथड। सबसे पहले मेथड नंबर 1 है बेटा आपका, मेथड नंबर 1 है आपका लीफो मेथड, फीफो मेथड, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड। ठीक है, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, फीफो मेथड। देखिए इसके बारे में, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट,
द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट शैल बी सोल्ड फर्स्ट, shall be sold first. The product manufactured first shall be sold first. In this method, in this method, closing stock can be calculated as. In this method, closing stock can be calculated as. तो यहां पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले को रट लीजिएगा, दोनों फॉर्मूले को रट लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग फीफो मेथड का बात कर रहे हैं। फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, दोनों के दोनों मेथड्स को, दोनों के दोनों फॉर्मूले को रट लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसमें क्लोजिंग स्टॉक को कैसे करके निकाले, देखिए क्लोजिंग स्टॉक को निकालने का तरीका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड into unsold stock, into unsold unit, unsold stock नहीं, unsold unit, cost of production divided by unit produced into unsold unit। इस तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक को निकाल सकते हैं। अब सेल्स को कैसे करके निकालोगे, सेल्स को किस तरीके से आप निकालोगे, सेल्स को निकालने का क्या क्या फॉर्मूला है, सेल्स को निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन। सुनिए सेल्स आप देखिए, ये दो दो फॉर्मूले याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक का और सेल्स का, क्लोजिंग स्टॉक का और सेल्स का। पहले पहले आपको सेल्स निकालना पड़ेगा, पहले पहले ये अनसोल्ड यूनिट निकालना पड़ेगा, पहले पहले ये अनसोल्ड यूनिट निकालना पड़ेगा। तो अनसोल्ड यूनिट निकालने के लिए आप सेल्स का सहारा लोगे, आपको सेकेंड फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से, सेल्स कैसे करके निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन यूनिट प्लस प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, सिर्फ यूनिट्स का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस प्रोड्यूस्ड यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। डन। अब इसके ऊपर ना एक एग्जांपल में करवाने दीजिए मेरे को, तब जाके आपको क्लियर होगा। इसके इसके ऊपर एक एग्जांपल में करवा देता हूँ, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको ये क्लियर क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। चलिए आइए, एग्जाम्पल नंबर 1, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। ओके, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40,000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40,000 यूनिट्स इज 3 लाख, इज रुपीज 3 लाख, ठीक है। फिर लिखिए ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक हम लोग को दिया, ओपनिंग स्टॉक का दिया हुआ ये यूनिट्स, ये 10,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक का जो यूनिट्स है वो 10,000 यूनिट्स है, ये 10,000 यूनिट्स है, ठीक है। फिर सेल्स का दिया हुआ है, सेल्स का हम लोग को दिया 35,000 यूनिट्स, 35,000 यूनिट्स सेल्स का हम लोग को दिया हुआ 35,000 यूनिट्स, एंड क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स हम लोग को नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखिए फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू अंडर फीफो मेथड, फाइंड इट्स वैल्यू अंडर फीफो मेथड, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है फीफो मेथड में, फीफो मेथड में इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स लिखिए, सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन इन फॉर्मूला में देखिए हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है,
यूनिट प्रोड्यूस्ड भी पता है हम लोग को, ये नहीं पता है अनसोल्ड यूनिट नहीं पता है, अनसोल्ड यूनिट नहीं पता है। तो पहले पहले अनसोल्ड यूनिट निकालिए, अनसोल्ड यूनिट निकालिए पहले पहले। ठीक है, पहले पहले क्या निकालिएगा, अनसोल्ड यूनिट निकालिएगा। चलिए आइए। ठीक है, चलिए देखिए, लिखिए सेल्स। अनसोल्ड यूनिट्स के लिए हम लोग को सेल्स का सारा लेना पड़ेगा। सेल्स इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। हम लोग को यूनिट से मतलब रहना चाहिए, लेस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, ये बताइए क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है सर, नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेल्स का दिया हुआ है ना 35,000 यूनिट्स। सेल्स का हम लोग को 35,000 यूनिट्स दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक का हम लोग को ये 10, ओपनिंग स्टॉक का कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक का ये 10,000 यूनिट्स दिया हुआ है। प्रोड्यूस यूनिट का हम लोगों को 40,000 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ बताइए? सारा का सारा ये नंबर को वहां वहां पे पहुंचाइए, सारा का सारा नंबर को वहां पे पहुंचाइए आप। कितना पहुंच जाएगा बताइए? एक काम कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को यहां लाइए, इज इक्वल्स टू ये 10,000 प्लस 40,000 लेस 35,000। बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ अभी? बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ बताइए? 15,000, 15,000 यूनिट्स हुआ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हुआ 15,000 यूनिट, 15,000 यूनिट्स, ये हमारा यूनिट्स में निकल गया। अब इसका वैल्यू निकालना है। ये हमारा जो निकला है ये यूनिट्स में निकला है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो निकला है ना ये यूनिट्स में हमारा निकला है। अब हमें क्या निकालना है? अब इसका वैल्यू निकालना है, अब इसका अमाउंट निकालना है, वैल्यू निकालना है। देन वैल्यू कैसे करके निकाले सर? वैल्यू निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू यूनिट प्रोड्यूस्ड, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू यूनिट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय वेट, अच्छा सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू अनसोल्ड स्टॉक। कितना है अनसोल्ड स्टॉक का यूनिट? 15,000 इनटू अनसोल्ड स्टॉक यूनिट्स, अनसोल्ड स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 3 लाख। क्वेश्चन में देखो 3 लाख, 3 लाख दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 3 लाख। यूनिट्स कितना है? यूनिट्स कितना है? यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है? 40,000 इंटू अनसोल्ड स्टॉक कितना निकाले? 15,000, 15,000। ठीक है, क्या निकलेगा बताइए? 3 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 15,000, 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500। 1,12,500। ये मेथड क्लियर है? ये क्लियर है फीफो मेथड? अब चलिए मेथड नंबर 2, लीफो मेथड। मतलब हम लोग 4 मेथड से कर सकते हैं, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 4 मेथड से हो सकता है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब आइए हम लोग लीफो मेथड में आगे बढ़ते हैं, लीफो मेथड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, एक मिनट। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया वही पहले जाएगा, लास्ट में जो आया वही वही पहले जाएगा, लास्ट में जो आया वही पहले जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल
अच्छा सेम सेम वाला ही कर लेते हैं, ठीक है, सेम वाला ही कर लेते हैं। सेम एज अबव, सेम एज अबव। जो एग्जाम्पल पहले था वही एग्जाम्पल चलता रहेगा, वही एग्जाम्पल चलता रहेगा, चारों के चारों मेथड में वही एग्जाम्पल चलाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज ऐड कर दीजिए, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 40,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 40,000 दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। लीफो में क्या होगा कि जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, लास्ट में जो आया है पहले जाएगा, लास्ट में जो आया है पहले जाएगा, पहले जाएगा। समझिए एक बात, आपको अगर टोटल स्टॉक का अगर बात समझाऊं, टोटल स्टॉक का बात, तो एक तो था टोटल स्टॉक में, एक था ओपनिंग स्टॉक, सुनिए, एक था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का था? ओपनिंग स्टॉक था भैया 10,000 यूनिट्स का। एक था प्रोडक्शन, एक था ये प्रोड्यूस्ड यूनिट, प्रोड्यूस्ड यूनिट। अभी 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 जो प्रोडक्शन का यूनिट है वो कितना है बताइए? वो है 40,000 यूनिट्स, वो है 40,000 यूनिट्स। मतलब अभी अभी प्रोड्यूस जो हुआ है, सबसे पहले स्टॉक वहां से निकालेंगे। प्रोड्यूस जो हुआ है अभी अभी, पहले पहले स्टॉक वहां से निकालेंगे, पहले पहले स्टॉक वहां से निकालेंगे। मतलब अभी अभी प्रोड्यूस क्या हुआ है सर? प्रोड्यूस हुआ है ये 40, ये 40,000 में से जो लास्ट में है, जो लास्ट में है वो पहले निकलेगा। लास्ट में है उसका स्टॉक पहले आउट होगा, उसका स्टॉक पहले आउट होगा। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में 40,000 है। इनमें से हम 35,000 यूनिट्स को निकालेंगे, इनमें से हम 35,000 यूनिट्स को क्या करेंगे? निकालेंगे। यहां कितना बचा? यहां हमारा बचा 5,000 यूनिट्स। यहां हमारा कितना बचा? यहां हमारा बचा 5,000 यूनिट्स, ठीक है। यहां हमारा बचा 5,000 यूनिट्स, तो इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, और इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। ये ओपनिंग स्टॉक का 10,000 यूनिट्स तो बच ही गया, क्योंकि ये तो फर्स्ट में था, जो लास्ट में है वही पहले जाएगा। तो 40,000 में से 35,000 गया, ये 5,000 यूनिट्स, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, और दोनों को जोड़ जोड़ देना है, बस बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो लिखिए न्यू वैल्यू ऑफ, देखिए न्यू वैल्यू ऑफ, सबसे पहले 10,000 यूनिट्स। बचा क्या क्या? ये 10,000 यूनिट्स, और ये 5,000 यूनिट्स। ये 10,000 यूनिट्स बचा, ये 5,000 यूनिट्स बता। न्यू वैल्यू ऑफ ये 10,000 यूनिट्स, न्यू वैल्यू ऑफ 10,000 यूनिट्स, ठीक है। ये कितना है बताइए? 40,000, ये है 40,000, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो। अरे 10,000 यूनिट्स का वैल्यू दिया हुआ है 40,000। देखो ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है, उसको कुछ कुछ करना नहीं है। मेन मस्क मेन हम लोग को परेशानी होगा 5,000 यूनिट्स का निकालने में, इसका इसका वैल्यू निकालने में हम लोग को परेशानी होगा, इसका इसका वैल्यू निकालने में हम लोग को परेशानी होगा, ठीक है। तो हुआ, चलो आ जाओ, तो लिखो वैल्यू ऑफ 5,000 यूनिट्स। तो ये 5,000 यूनिट्स का वैल्यू हम लोग कैसे करके निकालें? ये 5,000 यूनिट्स का वैल्यू हम लोग कैसे करके निकालें? सिंपल है, देखो, सिंपल है, देखो जरा। अगर 3,40,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन में हो जा रहा है, अगर 3,40,000 के प्रोडक्शन में हो जा रहा है, तो 5,000 का कितना होगा? इंटू 5,000। अगर 3,40,000 के प्रोडक्शन में हो जा रहा है, तो ये 5,000 के लिए कितना होगा देन? ठीक है, अगर 40,000 के प्रोडक्शन में 3,00,000 हो जा रहा है, देन 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 5,000 यूनिट्स का कितना होगा? 5,000 यूनिट्स का कितना होगा? वही हम लोग किए, 3,00,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 5,000। 3,00,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 5,000, सिंपल सा बात है। करो कितना निकलेगा? 3,00,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 5,000, तो 37,500। 40,000 प्लस 37,500, 77,500। डन? क्लियर है आप लोगों को? चलिए,
थर्ड वाला मेथड सीखते हैं, ये मेथड तो हो गया मेथड 2। अब थर्ड वाला मेथड, मेथड 3। मेथड 3 अब सीखते हैं। मेथड 3 क्या है? सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड। एक था लीफो, एक था फीफो, फिर सिंपल एवरेज, फिर वेटेड एवरेज। ठीक है, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, सबसे पहले पहले हम लोगों को निकालना है, इसके तीन तीन सेगमेंट्स होंगे, इसके तीन सेगमेंट्स होंगे। सबसे पहले पहले हम लोग को निकालना है रेट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। रेट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले पहले हम लोग को निकालना है रेट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर हम लोग को निकालना है रेट ये पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। पहले ओपनिंग स्टॉक का रेट पर यूनिट हम लोग को निकालना है। हम लोग को ओपनिंग स्टॉक का रेट पर यूनिट हम लोग को निकालना है। ठीक है, डन। फिर हम लोग को प्रोडक्शन का रेट पर यूनिट निकालना है। जितना स्टॉक है ना उसका रेट पर यूनिट हम लोग को निकालना है। रेट रेट पर यूनिट हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? जितना ओपनिंग स्टॉक है ना उसका हम लोगों को, जितना स्टॉक है ना, जितना स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, उसका हम लोग को रेट पर यूनिट निकालना है। देन हम लोग निकालेंगे रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर है? फिर सी में हम लोग निकालते हैं सिंपल एवरेज रेट। सिंपल एवरेज रेट निकालते हैं सी में हम लोग। सी में हम लोग निकालेंगे सिंपल एवरेज रेट। सिंपल एवरेज रेट, सिंपल एवरेज रेट कैसे करके निकाला जाता है? देखो, रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेट, अच्छा, रेट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय 2। एवरेज निकालना है ना हम लोग को, एवरेज। अगर दो है तो दो ही एवरेज होगा। ठीक है, सिंपल एवरेज हम लोग को रेट निकालना है। देखिए कैसे करके निकालेंगे। रेट, रेट पर यूनिट ऑफ, रेट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रेट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए, अब लास्ट में हम लोग को क्या निकालना है? लास्ट में हम लोग को वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये चार चीज याद रखिएगा। पहले पहले रेट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक निकालना है, फिर रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, फिर सिंपल एवरेज रेट, और फिर हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से सिंपल एवरेज मेथड से निकाला जाएगा उसका हम लोग बताते हैं। अनसोल्ड क्वांटिटी अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू सिंपल एवरेज रेट, अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू सिंपल एवरेज रेट। ठीक है, अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू सिंपल एवरेज रेट, बस बात खत्म। ठीक है, वो जो एग्जाम्पल था उसी उसी एग्जाम्पल से हम लोग करने वाले हैं। वो जो एग्जाम्पल था वही एग्जाम्पल का हम लोग करने वाले हैं। वो एग्जाम्पल एक बार निकाल लीजिए। एग्जाम्पल सेम एज अबव, सेम एज अबव। वो जो एग्जाम्पल था वही एग्जाम्पल का हम लोग करने वाले हैं।
वो एग्जाम्पल का एक बार निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग स्टॉक का रेट पता करना है। सबसे पहला चरण में हम लोग को ओपनिंग स्टॉक का रेट पता करना है। रेट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिखिए, रेट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ये बताइए, अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना था? अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक था 40,000। यूनिट्स कितना था? यूनिट्स कितना दिया हुआ था? 10,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना दिया हुआ था? वो यूनिट्स दिया हुआ था 10,000। अमाउंट था 40,000, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स था 10,000। तो ये बताइए रेट पर यूनिट कितना निकलेगा? 4 रुपया। चार 4 रुपया निकलेगा, 4 रुपया निकलेगा बेटा, 4 रुपया निकलेगा। फिर बी, फिर बी, रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अमाउंट कितना है बताइए? अमाउंट प्रोडक्शन का कितना था? 3 लाख। और यूनिट्स कितना था? 40,000। 3 लाख डिवाइड बाई 40,000 कितना होगा बताइए? 3 लाख डिवाइड बाई 40,000, 7.5, 7.50, 7.50। ठीक है, फिर हम लोग को क्या निकालना है? फिर हम लोग को निकालना है सिंपल एवरेज रेट। सिंपल एवरेज रेट, सिंपल एवरेज रेट किस तरीके से निकाले बताइए? सिंपल एवरेज रेट बोला गया है कि रेट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय 2। मतलब इन दोनों को कंबाइन कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, सीधा सा बात है। मतलब 4 प्लस 7.50 डिवाइड बाय 2 कितना बताइए? 5.75, 5.75। और फिर डी, डी हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये कैसे निकालें? अनसोल्ड क्वांटिटी, अनसोल्ड क्वांटिटी कितना है बताइए? अनसोल्ड क्वांटिटी है 15,000। अनसोल्ड क्वांटिटी है 15,000 इनटू सिंपल एवरेज का रेट कितना है? 5.75, 5.75। 15,000 इंटू 5.75, 86,250, 86,250। 86,250। ठीक है, डन। अब मेथड 4 देखेंगे हम लोग। मेथड थ्री तक तो हम लोग कर लिए। अब क्या देखेंगे? मेथड 4। आइए, मेथड 4 है आपका वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड। सबसे पहले पहले निकालना है वेटेड एवरेज रेट। सबसे पहले पहले हम लोग को निकालना है वेटेड एवरेज रेट। ये कैसे निकाले? टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, पूरा टोटल कितना खर्चा है और डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी अगर कर देंगे तो वेटेड एवरेज रेट हमारा निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, कॉस्ट क्या क्या है बताइए? कॉस्ट है अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, यही तो कॉस्ट है हमारा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, और ये डिवाइड डिवाइड बाय ये टोटल टोटल क्वांटिटी कर दीजिए, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कर दीजिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय
यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए ठीक है, ओके। चलिए अभी सम्स करते हैं फिर फिर हम लोग देखिए, फिर हम लोग वैल्यू ऑफ स्टॉक भी तो निकालेंगे ना। वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे करके निकालेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक किस तरीके से निकलेगा? देखिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक किस तरीके से निकलेगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक किस तरीके से निकलेगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक निकलेगा अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू वेटेड एवरेज रेट, इनटू वेटेड एवरेज रेट। ठीक है, अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू वेटेड एवरेज रेट, सिंपल सा बात है। इस तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ स्टॉक भी निकाल लेंगे। तो सेम एग्जांपल से ही करते हैं, सेम एग्जांपल से ही करते हैं, सेम एग्जांपल। वो जो एग्जांपल था ना हमारा, उसी एग्जांपल से हम लोग इसको भी कर लेते हैं, वेटेड एवरेज रेट को भी कर लेते हैं। सबसे पहले पहले हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज रेट। सबसे पहले पहले हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज रेट। तो वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या था बताइए? वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कितना था अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक? 40,000। फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 30,000। डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितना था? यूनिट्स था यूनिट प्रोड्यूस्ड का 10,000। और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 40,000। ये 3 लाख था, सॉरी ये 3 लाख था, यहाँ पे 40,000 था। ठीक है, आप लोग समझदार हो, क्लियर है, फॉर्मूला में बैठा हुआ है। चलिए निकालिए कितना निकलेगा। तो 3,40,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कितना? 6.80 निकलेगा आपका। 6.80, 6.80, 6.80। ठीक है, 6.80। फिर वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे करके निकाले? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हम लोग कैसे करके निकाले? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? अनसोल्ड क्वांटिटी कितना है? अनसोल्ड क्वांटिटी 1,50,000। अनसोल्ड क्वांटिटी है 1,50,000 इंटू 6.80, इंटू 6.80, 1,50,000 इंटू 6.80, 6.80, 1,50,000 इंटू 6.80, तो 10,20,000, 10,20,000। ठीक है, हर तरह से हम लोग निकाल लिया आराम से। ठीक है, हर तरह से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया आराम से, और आप लोग को निकाल के दिखा भी दिए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम्स करेंगे। थैंक यू सो मच, आज इतना ही। थैंक यू।